स्वागत है आपका मयंक सर की इस क्लास में। हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 की विज्ञान और उस विज्ञान वाले चैप्टर में हमारा चल रहा है प्रकाश। और प्रकाश में हम दर्पणों के बारे में बात कर चुके हैं और आपने पढ़ा था कि समतल दर्पण क्या होता है, उसकी कुछ विशेषताएं पढ़ी, उत्तल पढ़ा, अवतल पढ़ा। आज का हमारा टॉपिक है महत्वपूर्ण परिभाषाएं, दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं। और इसे आप लगा लीजिएगा इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। समझते हैं पहली परिभाषा किसकी है। पहली परिभाषा है आपकी वक्रता केंद्र की, और इस वक्रता केंद्र को आप डिनोट करते हैं किससे? सी से। अब देखना ये क्या है आपका, मान लीजिएगा दर्पण है, कोई सा दर्पण ले लीजिए, उत्तल ले लीजिए, अवतल ले लीजिए। ये क्या है आपका दर्पण। अब यदि इस दर्पण को पूरा करूं, मतलब आप जानते हैं कि दर्पण क्या होता है, गोले का भाग। यदि मान लीजिएगा मैं इसे दर्पण के गोले को पूरा करूं तो आप इसे किधर करोगे? पूरा इधर। जब आप इसे इधर बढ़ाओगे तो यहां पर क्या आएगा? इसका क्या होता है? ये वक्रता केंद्र। ये क्या होता है? इसका केंद्र। और आपने इसको क्या कर लिया? पूरा कर लिया। क्या कर लिया आपने? इसको पूरा। तो आपने क्या पाया कि दर्पण जो है वह क्या है? गोले का भाग है। क्या है? गोले का भाग। और उस गोले का जो क्या होता है? केंद्र। वही केंद्र क्या कहलाता है? आपका वक्रता केंद्र कहलाता है। तो परिभाषा क्या हो गई कि दर्पण जिस गोले का क्या है? भाग, उस गोले का केंद्र क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र। तो क्या परिभाषा हुई कि दर्पण जिस गोले का भाग है, गोले का भाग है, उस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। उस गोले का केंद्र क्या कहलाता है? आपका वक्रता केंद्र कहलाता है। अब बात करते हैं बच्चों दूसरी परिभाषा की। और दूसरी आपकी परिभाषा किसकी है? दूसरी परिभाषा है आपकी ध्रुव की। और ध्रुव को आप डिनोट करते हो पी से। देखो ये क्या है? आपका दर्पण। और इस दर्पण का एक बिंदु होगा, केंद्रीय बिंदु। इस केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? अपन ध्रुव कहते हैं। क्या परिभाषा है? दोबारा सुनना कि ये क्या है? आपका दर्पण। और इस दर्पण का क्या है? केंद्रीय बिंदु जो है, इस केंद्रीय बिंदु को क्या कहा जाता है? ध्रुव कहा जाता है। तो क्या परिभाषा हुई आपकी कि दर्पण का केंद्रीय बिंदु क्या कहलाता है? उसका ध्रुव कहलाता है। और यदि मैं इस वक्रता केंद्र सी को और इस ध्रुव पी को मिलाऊं, या यहां इन दोनों को एक ऐसी रेखा से मिलाऊं जो इनसे होकर के गुजर रही हो, ये रेखा क्या है? यह सी और पी को मिलाने वाली क्या है? रेखा। और याद रखना इस सी और पी को मिलाने वाली इस रेखा को क्या कहा जाता है? मुख्य अक्ष कहा जाता है। तो आपके पास तीसरी परिभाषा आ गई किसकी बच्चों? मुख्य अक्ष की। और क्या परिभाषा हुई मुख्य अक्ष की? कि वक्रता केंद्र सी और उसके ध्रुव पी को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। बात करते हैं अगली परिभाषा की। और आपकी अगली परिभाषा है फोकस बिंदु। अगली परिभाषा किसकी है आपकी? फोकस बिंदु परिभाषा है आपकी फोकस बिंदु की। और इसे ही दर्पण में, याद रखना किसमें? दर्पण में क्या कहते हैं अपन? मुख्य फोकस। लेंसों में बदल जाएगा मुख्य फोकस, लेकिन यहां पर फोकस बिंदु और मुख्य फोकस एक ही कोई कह रहे हैं। अब समझना परिभाषा क्या है। और इसकी इस परिभाषा को समझने से पहले आपको एक बात याद रखनी है छोटी सी। वो बात क्या है? तो वो पहली चीज तो क्या है कि आप जानते हैं कि प्रतिबिंब का क्या होगा? निर्माण। और इस प्रतिबिंब के निर्माण के लिए कम से कम कितनी? दो परावर्तित किरणों का मिलना क्या है? आवश्यक। क्या कह रहा हूं? दोबारा सुनना कि इसकी परिभाषा को बाद में पढ़ेंगे। पहले एक छोटी सी बात तो ये याद रखना कि यदि आप क्या कर रहे हैं? प्रतिबिंब का निर्माण कर रहे हैं, तो प्रतिबिंब के निर्माण के लिए शर्त क्या है? कम से कम दो परावर्तित किरणें मिलनी चाहिए। और दूसरा क्या है कि आपने पढ़े हैं दो प्रकार के दर्पण। एक पढ़ लिया गोलीय में अवतल, और एक क्या पढ़ा है? उत्तल। तो वो अवतल दर्पण की विशेषता क्या होती है कि अवतल दर्पण जो होता है वह अपने ऊपर आपतित होने वाली प्रकाश की किरणों को क्या करता है?
एक बिंदु पर क्या करता है, इकट्ठा करता है बच्चों। क्या करता है, एक बिंदु पर है इकट्ठा। जैसे आपके सामने क्या बना रखा हूं, मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, और क्या हो रहा है यहां पर कि ये कौन सी अक्ष है हमारी, मुख्य अक्ष। अब मुख्य अक्ष के क्या आ रही है, प्रकाश की किरणें समानांतर आ रही है, किस पर, दर्पण पर। और ये कौन सा दर्पण है आपका, अवतल दर्पण है। तो क्या हो रहा है कि अवतल दर्पण पर जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें आपतित होती है, तो यह क्या करता है, इन प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर क्या कर देता है, इकट्ठा कर देता है। और जिस बिंदु पर यह इकट्ठा कर रहा है उस बिंदु को कहा जाता है फोकस बिंदु, जिसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एफ से। याद रखना, कैपिटल एफ से प्रदर्शित किया जाता है। और ये हो गया आपका कौन सा केंद्र, वक्रता केंद्र। ठीक है, तो ये कौन सा बिंदु हो गया, फोकस बिंदु, या इसे क्या कह रहे हैं, मुख्य फोकस। क्यों कह रहे हैं मुख्य फोकस, क्योंकि आप देख रहे हो कि पहली बात तो फोकस बिंदु एक ही है और इसी पर ही प्रकाश किरणें आकर के मिल रही हैं। तो जिस बिंदु पर प्रकाश किरणें आकर के मिलती हैं उसे ही क्या कहते हैं अपन, मुख्य फोकस कहते हैं। लेंसों में बदल जाएंगे, यहां पर दोनों एक ही हैं, इसीलिए मैंने लिखा हुआ है कि फोकस बिंदु या मुख्य फोकस। तो एक बात तो आप क्या सीख गए कि प्रतिबिंब के निर्माण के लिए कम से कम दो परावर्तित किरणों का मिलना क्या हो गया, जरूरी। और दूसरा आप क्या सीखे कि अवतल दर्पण अपने ऊपर आने वाली प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब आप चित्र बनाओगे तो यही बात आपके वहां काम आने वाली है कि अवतल दर्पण प्रकाश किरणों को क्या करता है, इकट्ठा करता है। ठीक है, अब उत्तल क्या करेगा, तो देखो उत्तल क्या करेगा, उत्तल करेगा इन प्रकाश किरणों को फैला देगा। जैसे ये क्या हुआ, इसकी मुख्य अक्ष, और मान लीजिएगा ये क्या, ये प्रकाश की किरण आ गई। अब ये क्या करता है, इसकी विशेषता क्या है, फैलाने की। तो ये फैला देगा, एक किरण किधर चली जाएगी, इधर, और एक कहां चली जाएगी, उधर। एक तो चली गई, इस प्रकार से फैला दिया, और एक किधर आ गई, इधर आ गई। अब आप क्या देख रहे हो कि मान लीजिएगा यदि कोई व्यक्ति यहां खड़ा हुआ है और उसकी आंख पर यह परावर्तित किरण क्या कर रही है, प्रवेश कर रही है, तो आप जानते हैं, आप ये पढ़ चुके हैं कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता प्रतीत होता है। तो इसे क्या लगेगा बच्चों, इसे यह प्रतीत होगा कि यह प्रकाश किरण पीछे से आ रही है। तो पीछे से मतलब आभास हो रहा है, वास्तविकता में तो नहीं आ रही। तो इसको अपन ने किससे दर्शा दिया, डॉट डॉट से दर्शा दिया। कल्पना को यहां पर किससे दर्शा रहे हैं, डॉट डॉट से, आभास को। ऐसे ही इसको भी क्या लगेगा कि पीछे से आ रही है। और जब ये दोनों प्रकाश किरणें मिलेंगी किस पर, मुख्य अक्ष पर, तो यहां पर आपको एक बिंदु प्राप्त होगा। उस बिंदु को क्या कह रहे हैं आप, फोकस बिंदु कह रहे हैं, मुख्य फोकस कह रहे हैं। तो उत्तल दर्पण प्रकाश किरणों को फैलाता है, अवतल क्या करता है, इकट्ठा। और आप यह भी एक बात सीख गए कि यहां पर कौन से दर्पण में, अवतल दर्पण में जो फोकस बिंदु है वह कैसे प्राप्त हो रहा है आपको, प्रकाश किरणों के वास्तव में मिलने से प्राप्त हो रहा है। जबकि यहां पर केवल क्या हो रही है, कल्पना हो रही है, यानी यहां केवल क्या हो रहा है, आभास हो रहा है। तो परिभाषा क्या हुई कि मुख्य अक्ष के, ध्यान से सुनना, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई क्या होती हैं, प्रतीत। परिभाषा में दोनों शब्द आएंगे, मिलती हैं या मिलती हुई क्या होती हैं, प्रतीत होती हैं। तो उस बिंदु को क्या कहते हैं, फोकस बिंदु या मुख्य फोकस कहा जाता है। किसके लिए, दर्पण के लिए। दोबारा सुनने एक बार और, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई क्या होती हैं, प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को क्या कहते हैं, फोकस बिंदु कहते हैं। अब ये तो रही बात गोलीय दर्पण के फोकस बिंदु की परिभाषा की। मान लो आपसे एग्जाम में आ गया कि गोलीय दर्पण के लिए मुख्य फोकस को परिभाषित कीजिए, तो आप इसे आसानी से कर देंगे। परंतु मान लो आपसे क्वेश्चन ऐसे ना आके क्वेश्चन दे दिया जाए कि उत्तल दर्पण के लिए परिभाषित करो। कौन से दर्पण के लिए बच्चों, उत्तल दर्पण के लिए मुख्य फोकस को क्या करो, परिभाषित करो। तो क्या आप परिभाषा में ये लिखोगे क्या कि मिलती हैं, नहीं लिखोगे, क्योंकि मिलती कभी है ही नहीं। कौन से दर्पण में,
उत्तल में। तो आप क्या लिखोगे कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई क्या होती हैं, प्रतीत होती हैं। क्या होती हैं, प्रतीत। वो क्या कहलाता है, उत्तल दर्पण का फोकस बिंदु कहलाता है। बस यही याद रखना है आपको, और आया हुआ है, ठीक है ना। याद रखना पर्टिकुलरली एक उस पर आएगा, या तो कह देगा आपसे अवतल दर्पण के लिए याद करो, चाहे किसके लिए लिखो, उत्तल दर्पण के लिए लिखो। तो याद रखना अवतल में मिलती हैं, यहां पर मिलती क्या होती हैं, प्रतीत होती हैं। तो यदि मान लो आपसे स्पेशली आ जाएगी अवतल दर्पण के लिए परिभाषित करो, तो आप शब्द का कौन सा उपयोग करेंगे, मिलती हैं। और यदि किसके लिए आ जाए, उत्तल के लिए, तो आप किसके लिए क्या उपयोग करोगे, मिलती हुई प्रतीत होती है। कंफ्यूजन मत रखिएगा, दोबारा से एक बार और देख लेना जिससे आपको और समझ में आ जाए मैं क्या कहना चाहता हूं। अवतल में मिलती हैं और यहां मिलती क्या होती हैं, प्रतीत होती हैं। ठीक है, अगली आपकी परिभाषा है पांचवी, और वह परिभाषा है फोकस दूरी की। और फोकस दूरी को अपन दर्शाते किससे, स्मॉल एफ से। ठीक है, मान लीजिएगा यहां पर आप खड़े हुए और आप मटक मटक के चल रहे हैं कि चोरी तू मटक मटक के चल रही से, और मटक मटक के कहां पहुंच गए आप, इस फोकस बिंदु पर पहुंच गए। बोलो पहुंचे नहीं पहुंचे। और जैसे आप इस मटक मटक करके इस फोकस बिंदु पर पहुंचे, आपने इस बिंदु P से बिंदु F तक कुछ ना कुछ क्या तय की है, दूरी तय की है। और बिंदु कौन से बिंदु तक दूरी तय की गई है, फोकस बिंदु तक, इसलिए इस दूरी का नाम क्या पड़ा, फोकस दूरी। तो परिभाषा तो आई गई क्या, कि ध्रुव P से फोकस बिंदु के बीच की दूरी क्या कहलाती है, आपकी फोकस दूरी कहलाती है। अब अगली परिभाषा कौन सी हो जाएगी आपकी, वक्रता त्रिज्या। और वक्रता त्रिज्या को दर्शाया जाता है कैपिटल आर से। ऐसे ही वही वापस, अब आप मटक मटक के केवल फोकस बिंदु तक आए थे, अब आपका मटकने का और मन किया, तो आप मटक मटक के मटक मटक के मटक मटक के चोरी चलती से कहां पहुंच रहे हो, सी पे पहुंच गो। कहां पहुंच गए अपन, सी पे पहुंच गए। ठीक है ना, कैसे करते हुए, मटक मटक के चलते हुए। और आप मटक मटक के चलते हुए सी तक पहुंचे, तो आपने फिर से एक दूरी तय की, और लेकिन वह दूरी कहां तक तय की गई है, वक्रता केंद्र तक। कहां तक है, वक्रता केंद्र तक, इसलिए इस दूरी का नाम क्या पड़ा, वक्रता त्रिज्या। तो क्या परिभाषा हो गई, दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या आर कहलाती है। अब एक बात याद रखो, क्या ये जो मुख्य अक्ष है, इस मुख्य अक्ष पर ये जो बिंदु में दर्शा रखे हैं, इन बिंदुओं की दूरी क्या है, बराबर है। कैसे समझना, मान लीजिएगा जितनी दूरी पर P से क्या है, F, उतनी ही दूरी पर F से क्या है, C। जैसे मानो मैं ये कहूं कि P से F कितनी दूरी पर है, 5 सेंटीमीटर, तो फिर F से C की दूरी भी कितनी हो जाएगी बच्चों, 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर। तो यहां पर एक फॉर्मूला आ जाता है इससे, जैसे मान लीजिएगा मैं आपसे कहूं F कितनी दूरी पर है, यानी फोकस दूरी का मान कितना है, 5 सेंटीमीटर, और वक्रता त्रिज्या का मान कितना है, 10 सेंटीमीटर। 5 और 5 10। तो क्या आप ये नहीं कह सकते क्या कि वक्रता त्रिज्या जो होती है R, वह क्या होती है, दुगनी होती है किसके, फोकस दूरी के। बोलो होती है नहीं होती, वक्रता त्रिज्या दोगुनी होती है किसकी, फोकस दूरी की। याद रखना, आप केवल ये ना सोचें कि आपको सीधी परिभाषा आ जाएगी, कि मान लो वो आपको सीधा एग्जाम में दे देगा, बताओ फोकस दूरी क्या है ना। ऐसा सामान्यतः एग्जाम में कम करता है, वो बच्चे के टेस्ट को जानता है, बच्चे को जानना चाहता है कि उसने कितना अच्छे ढंग से पढ़ा हुआ है। तो एक बार परिभाषा आई थी क्या, यदि मान लो मैं यहां से F निकालूं, तो F बराबर क्या आ जाएगा, R/2। और जब R/2 आ गया F बराबर, तो फिर परिभाषा क्या आई थी, खाली जगह में आया गया था कि वक्रता त्रिज्या का आधा खाली जगह कहलाता है। क्या कहलाता है, फोकस दूरी। तो वक्रता त्रिज्या की आधी क्या कहलाती है, फोकस दूरी। इसलिए याद रखना, रटो मत, समझो प्रत्येक चीज को, कोई चीज कैसे आ रही है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, और यहां से यानी इस फॉर्मूले से आपसे न्यूमेरिकल करवाए जाते हैं, सवाल आ जाते हैं। ठीक है ना, तो करेंगे अपन जब आगे इस चैप्टर में बढ़ेंगे, जब सवालों का नंबर आएगा तब करेंगे। फिलहाल इतना याद रखिएगा। अब चलो बात करते हैं अगली परिभाषा की, और अगली परिभाषा क्या है आपकी, द्वारक।
परिभाषा है किसकी? द्वारक की। ये क्या है आपका? गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण का ये कौन सा भाग है आपका? परावर्तक पृष्ठ। तो गोलीय दर्पण की जो परावर्तक पृष्ठ होता है उसकी वृत्ताकार जो रूपरेखा है, वृत्ताकार रूपरेखा है तो है, इस वृत्ताकार रूपरेखा का जो ये प्रभावी व्यास है कौन सा? mm डैश। क्या कह रहा हूं? दोबारा सुनना। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार रूपरेखा का जो व्यास है, यह व्यास ही क्या कहलाता है आपका? द्वारक कहलाता है। क्या कहलाता है? द्वारक। तो यहां तक आपकी दर्पण से संबंधित मुख्य परिभाषाएं हो गई हैं। एक बात और याद रखना, दो परिभाषाएं और है छोटी छोटी सी। एक तो है आपका कौन सा दर्पण? अभिसारी दर्पण। और यह अभिसारी दर्पण क्या है? यह है आपका अवतल। अभी आपने पढ़ा था ना कि अवतल दर्पण क्या करता है? अपने ऊपर, ये पढ़ा है आपने, अपने ऊपर आने वाली प्रकाशीय किरणों को क्या कर देता है? ये इकट्ठा करता है। कौन? अवतल दर्पण। तो याद रखना, पहली बात तो अवतल दर्पण को अपन अभिसारी दर्पण कहते हैं, लेकिन परिभाषा क्या हो जाएगी कि अवतल दर्पण अपने ऊपर आपतित प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर क्या करता है? इकट्ठा करता है, या इकट्ठा करने को बोलते हैं अभिसारित करना। अभिसारित करता है। उस दर्पण को कौन सा दर्पण कहा जाता है? अभिसारी दर्पण। तो क्या परिभाषा हो गई कि अवतल दर्पण अपने ऊपर आपतित प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर क्या करता है? अभिसारित करता है। इसलिए इसे कौन सा दर्पण कहते हैं? अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। एक परिभाषा और है अपसारी दर्पण। और अपसारी दर्पण का यानी अपसारित का मतलब क्या होता है? फैलाना। क्या होता है? फैलाना। और आप जानते हैं कौन सा दर्पण फैलाएगा? आप पढ़ चुके हैं, उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण करेगा? उत्तल। तो परिभाषा क्या हो जाएगी कि उत्तल दर्पण अपने ऊपर आपतित प्रकाश किरणों को अपसारित करता है। क्या करता है? अपसारित। और अपसारित का मतलब क्या होता है? फैलाना, यानी कि फैलाता है। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? अपसारी दर्पण। तो परिभाषा क्या हुई कि उत्तल दर्पण अपने ऊपर आपतित प्रकाश की किरणों को फैलाता है, इसलिए इसे कौन सा दर्पण कहते हैं? अपसारी दर्पण भी कहते हैं। तो आपने पढ़ लिए महत्वपूर्ण परिभाषाएं। आज की इस क्लास में यहीं पर हम इसे समाप्त करते हैं। और आज आपने महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में जाना और आपने कुछ छोटी छोटी सी बातें और जानी है। अगली क्लास में हम इन दोनों दर्पणों के क्या पढ़ने वाले हैं? उपयोग। और हम करने वाले हैं चित्रों का निर्माण। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद।